मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो नाजुक भी है और मजबूत भी। खुशी हो या गम, जिंदगी साथ बिताने का वादा किया जाता है। और इसी रिश्ते से मुंसलिक कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनमें वक्त के साथ साथ तल्खी आ जाती है। आज के प्रोग्राम में जो केस हम आपको दिखाएंगे वो अपनी नौयत का मुनफरिद केस है, जिसमें सास पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि उसने दामाद को जिंदा जला दिया। वो दामाद जो नाराज बीवी को मनाने की खातिर उसके घर गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। नाम मोहम्मद नसीम, वालिद का नाम मोहम्मद मुस्तकीम, उम्र 30 साल, पेशा माली। नाम साबरा नईम, शौहर का नाम मोहम्मद नईम, उम्र 55 साल, पेशा खातून खाना। इस केस के बारे में जब हमने गम और गुस्से से निढाल नसीम के घर वालों से बात की तो उनके जज्बात कुछ यूं थे। नसीम मरहूम के दो बड़े भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद वसीम, जिनका प्यारा छोटा भाई उनसे जुदा हो गया। उनसे बात करते हैं। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अशरफ, कितना अर्सा हो गया आपके भाई की वफात? सन 2006 में तो कत्ल किया था उसको, उसकी सास ने आग लगा के। क्या वाकया हुआ था? सास ने ऐसा क्यों किया? दोनों मियाँ बीवी की नाचाकी चल रही थी। वो यहाँ घर से अलहदा हो गए थे। ससुराल वालों ने उनको अलहदा रहने के लिए मकान दिया, तो वहाँ ले जाके फिर मेरे भाई को मारा पीटा। तो उसके बाद वाइफ को उन्होंने उसकी रख लिया। और आपके भाई को मारा पीटा उन्होंने? जी, उनके सालों ने, भाई के सालों ने और साड़ू ने सब ने मिल के मारा था महमूदाबाद में। तो बीवी को रोक लिया, उसको भगा दिया। तो फिर वो कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से जो है मेरा मिलाप हो जाए। उसने नाजिम को भी एप्लीकेशन दी। और उसके बाद तो आपका भाई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उससे जी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था वो उससे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था उससे। तो फिर उसकी बीवी आखिर वापस क्यों नहीं आई? उसको क्या ऐसी क्या रंजिश थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती? इसके बारे में तो पता नहीं कि क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती वो, लेकिन यहाँ से जो दोनों हमारे घर से चले गए, साथ रहते थे, यहाँ से घर से चले गए तो वो वहाँ ले जाके उसको मार पीट के घर से निकाल दिया। उसके बाद उसको घर बुलाया फ़ोन करके, तो उसको फिर उसकी सास ने और सालों ने जला दिया उसको। मेरे हाथों में वो मरा है, मेरे हाथों में उसने दम दिया है सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, बहुत ज़्यादा। वसीम साहब, कितना अरसा जिंदा रहा नसीम इस वाक़े के बाद जब उसको जला दिया? तकरीबन 4-5 बजे लेकर गए थे वहाँ पर मौके में। तकरीबन जो है ना 6-7 घंटे भी जो है ना मतलब वो इतना मतलब 75% जो है ना वो जल चुका था। उसको ट्रीटमेंट भी जो है ना मतलब दिए, मगर जो है ना बराबर नहीं हो सका। कितना अर्सा जिंदा रहा वो जलने के बाद? मतलब पूरा मतलब रात भी जो है ना मतलब सुबह तक जो है ना मतलब 3-4 बजे। अच्छा, वो होश में था जब उसको अस्पताल? जी होश में था, मतलब थोड़ी जरा होश में नहीं इतना था कि बात कर सकता था। मगर उसने इतना बता दिया था कि उसकी सास ने उसकी ये हालत इतना बता दिया था उसने। पुलिस को बयान दिया था। पुलिस के साथ बयान, जी, पुलिस के सामने जी, बयान जी, रिकॉर्ड कराया था? जी जी जी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया ये केस चलते हुए? आपने केस कब किया? तकरीबन सन 2006 का केस है ये। तो फिर 3 साल 4 साल, तो 3 साल तो मैं जाता रहा केस में, लेकिन उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया, इसलिए कि वकील भी जो था ना वो उनसे मिल गया जाके हमारा। अच्छा, पार्टी से पैसे लेके, और पुलिस पार्टी जो थी वो भी उनसे मिल गई, पैसे लेके उनको रिहा कर दिया और उनकी ज़मानत में जो है वो मदद की। मुलजिमा है जो सास है इसकी, जी, उसने पुलिस के सामने इकरार जुर्म किया था कि नहीं किया? वो एक रात लेकर आए थे उसको गिरफ्तार करके, लेकिन फिर पैसे लेके छोड़ दिया था उसको। ये उसने, पुलिस जो इंक्वायरी कर रहा था ना, उसने वहाँ अदालत में मेरे सामने दूसरे पुलिस वाले को ये बात बताई
अच्छा, आप अब केस लड़ रहे हैं ये? नहीं, मैं केस नहीं लड़ रहा, मैं बैठ गया हूँ। वो इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। 2 लाख रुपए से ज़्यादा मैं खर्च कर चुका हूँ केस में, और वहाँ मेरी सुनवाई अदालत में नहीं थी। तो सरकारी वकील भी तो कर सकते हैं आप। हाँ, कर सकता था, लेकिन वहाँ सुनवाई मेरी कोई नहीं थी। अदालत में आवाज़ लगती तो मुझे नहीं बुलाते थे। वो अंदर अदालत में होते थे, अंदर से वो तारीख लेके पैसे दे के चले जाते थे। मेरे पास पैसे इतने नहीं होते थे। ये केस शुरू हुए हुए कितना अर्सा हुआ? केस शुरू हुए हुए तो सन 2006 में शुरू हुआ था केस ये। यानी 2006 के जुलाई में। 5 साल हो गए हैं। जी। और अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ? फैसला नहीं हुआ, कोई हल नहीं। आपको उम्मीद है कि नहीं, आपको मुझे इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, इसलिए कि रिश्वत का ज़माना है। लोग रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। नसीम भाई याद आता है? भाई किसको याद नहीं आता। छोटा भाई था, बहुत लाडला होगा। बहुत लाडला था, बहुत अच्छा था, सबसे मोहब्बत करने वाला था। अच्छा, आप हिम्मत नहीं हारो। हम आपको यही बताने आए हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलाएं। अशरफ, छोटा भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हम इसीलिए आपके पास खुद चल कर आए हैं ताकि आपकी आवाज़ हम भी पहुंचा सकें अदलिया तक। नसीम के घर वालों की क्या हालत है, गम भी है, गुस्सा भी है, और जिस तरह अशरफ कह रहा है कि इसको मायूसी भी है। इसको नहीं उम्मीद कि इसके भाई को जिसने कत्ल किया उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी। हमारी सरकार के नाम ये दरख्वास्त है, हमारी अदलिया से ये इल्तिजा है कि इन गमगीन लोगों की मदद करें, इन लोगों की फरियाद सुनें। ये वो लोग हैं जो गम और गुस्से और अब मायूसी का शिकार हो चुके हैं, और अगर हमारी अदलिया इंसाफ इनको नहीं देगी तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? वसीम, आपको अपने छोटे भाई नसीम की कौन सी बातें याद आती हैं? जब आता था, बातें करता था, खेलता था, हर चीज़ के साथ हंसी मजाक। अशरफ, जब आपके भाई की शादी हुई थी उसकी बीवी से, तो आपको मालूम था कि उसका ये हाल कर देंगे वो लोग? ये पता नहीं था, लेकिन क्या उनकी ये पसंद की शादी थी या ये शादी अरेंज्ड मैरिज थी? जी, पसंद तो बाद में शुरू हुई थी, पहले अरेंज थी। मेरी वालदा के इंतकाल पर इनके वालिद ने मुझसे कहा था कि आपकी वालदा की ख्वाहिश थी कि आप मेरी बेटी से रिश्ता करें नसीम का। मैं कोशिश करता हूँ। मैंने वालिद साहब को बहुत मनाया, वालिद साहब रजामंद नहीं थे। वालिद साहब क्यों रजामंद नहीं थे? क्या ये वालिद लोग साहब ठीक को लोग नहीं थे? जी, वालिद साहब को इनका मामलात का पता था। वालिद साहब मुझे आखिर तक कहते कौन से रहे, मामलात का पता? मतलब ये माँ बेटियाँ जो लोग हैं, ये इनके कारोबार अच्छे नहीं हैं, मतलब गलत किस्म के लोग हैं, गलत कारोबार है इनके ना। तो वालिद साहब के ऊपर क्या गुजरी होगी? वालिद साहब बहुत दुख में थे, और इसी दुख में उनका इंतकाल हुआ। वो दुख उन्होंने अपने सीने पर लिया, दिल पर लिया, और वो इंतकाल आखिर बीमार रहकर 1.5 साल बीमार रहकर आखिर उनका इंतकाल हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको इंसाफ दिलाएं। अपने प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नसीम के घर वाले गम और गुस्से का शिकार हैं। इनको ना सिर्फ गम और गुस्सा है बल्कि अब ये मायूस हो चुके हैं। अशरफ ये कह रहा है कि इसने अब केस लड़ना ही छोड़ दिया है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। अशरफ का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को पैसे देकर ज़मानत भी ले ली है, अदलिया को भी पैसे देकर ज़मानत ले ली है, मगर अदलिया के नाम हमारे प्रोग्राम की बनाम सरकार की ये दरख्वास्त है कि इन मजलूम लोगों को अगर अदलिया इंसाफ नहीं दिलाएगी तो आखिर कौन इंसाफ दिलाएगा? हम एक मरतबा फिर ये इल्तिजा करते हैं इन लोगों की फरियाद सुने। देखिए ब्रेक के बाद। भाभी ने करा ये सब कुछ। जब वो नशा वशा करते थे तो बहुत ही मारते, मुझे इतनी अजियत देते थे कि आपको मैं बताऊं क्या 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 था। मैं बेकसूर हूँ, मुझे इंसाफ मिले। भाभी के ताल्लुकात सही थे शुरू में, फिर बाद में थोड़ी दिनों में उनकी लड़ाई हो गई थी। मुझे ही आते हैं, बहुत याद आते हैं भैया।
वो बहुत प्यार करते थे, बस उनकी आदत बहुत मुझे अच्छी थी। काम पर से आते थे, मेरे हाथ का पानी पीते थे एक गिलास। सही नहीं गुजरी थी, बहुत बुरा हाल था मेरा। भाभी ने करा ये सब कुछ। और शुरू में ये ऐसी बुरी थी, बहुत ज्यादा बुरी थी। मेरे भाई को भड़काया हुआ था उन्होंने, उनके घर वालों ने, सब ने भड़काया हुआ था उनको। उनकी वजह से छोड़ के चले गए थे, कह रहे थे मैं उनके बगैर नहीं रहूंगा। इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। साबरा बीबी, जिसकी उम्र 55 साल है और उसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने अपने दामाद को जिंदा जला दिया। साबरा अपने आप को इस इल्जाम से बरी जिम्मा करार देती है। और दिलचस्प बात यह है कि मरहूम नसीम की बेवा का ये कहना है कि नसीम नशे की हालत में था और वो कसूरवार था। जब से मेरी शादी हुई है समझो खुश नहीं थी मैं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती थी तो मुझे रुकने नहीं देते थे। वो कहते थे चलो घर। मैं समझो सुबह आती थी, दोपहर में चली जाती थी और यहाँ से जाती तो थी साथ, लेकिन ना मुझे वो छोड़ देते थे। फिर घर चले जाते थे, कहते थे कि तू पैदल आ जा। मैं भी यहाँ से पैदल जाती थी घर। तो फिर हमारे से ससुराल में भी कोई नहीं पूछता था कि भाई तुम आया आती ही हो। मैंने कहा भाई अब क्या करूँ मैं, आप लोग तो कुछ कहते नहीं है। फिर कुछ दिन बाद मेरे वालिद आए मुझे लेने, कहने लगे चलो सिमी। फिर वो मैंने शोर से पूछा, मैंने कहा मैं जाऊँ। कहने लगे तू जाती तो जा, पैसे पीछे सामान आ जाएगा। फिर मारते पीटते थे, कहते थे कि ना मुझे ना आप अपनी वालिदा से वालिदैन से ना मुझे पैसे दिलाओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं दिला सकती, उन्होंने इतना ही दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है, मैं क्यों उनसे इतनी बड़ी बड़ी मांगे करूं। तो कहते थे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, खुद तो खुद मर जाऊंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। फिर छोटी छोटी बातें होती रही। फिर एक दिन बहुत बड़ी बात हुई, छुरी वुरी निकाल ली हमारे ससुराल वालों ने। इनको बहुत मारा, नसीम को। मारने के बाद उन्होंने ना घर में कमरे में एक बंद कर दिया छोटे से। अभी मैं तुम्हारे ना वालिदैन को, तुमको ना भी इस कमरे में आग लगा दूंगा और वालिदैन को पता भी नहीं चलेगा। कहने लगे मैं नहीं रहूँगा, इसको नहीं रखूँगा। चले गए, निकल गए। फिर आते थे अक्सर यहाँ पे। छोटी वाली सिस्टर, उन्होंने गेट खोला नहीं बल्कि पूछा कि आप कौन हो। कहने लगे मैं नसीम ना, और ना सिमी को भेज दो, मैं उसको भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊँगा। इसने बोला कोई सिमी नहीं रहती, आप जाए। फिर इतने में बंद करके बैठे हुए तो एकदम से धमाका हुआ। तो जब सब भागे उधर देखने बाहर, वो गली में सब एक हंगामा हो गया। तो वहाँ उनको यहाँ से लेकर गए, यहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर अम्मी इतने में आई तो देखा मैं बिल्कुल, मुझे होश ही नहीं था। फिर ये मुझे लेके चुन्नी उठा गई। उसी जिस दिन बारात निकल रही थी, हाल वाले दिन, उस दिन से ये जो शुरू हुआ है, वो जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन भी नहीं खत्म हुआ। पूरा जाहिर है, अब कोई रिश्ता भी लेने आता है तो मेरी वजह से कोई देखता है तो करता ही नहीं छोटी बहनों का। जब से गई हूँ ना उस घर में, मैंने आराम से नहीं गुजारे। एक टाइम खा भी लिया तो कोई पूछता नहीं था कि भाई तुमने एक टाइम खाया तो उस टाइम क्या खाओगे क्या नहीं, कोई पूछता नहीं था। मैं भूखी रहूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं रह लूँ अपने ससुराल में, घर खराब ना हो। उनके दो किरदार थे, एक तो अच्छा था और एक बहुत ही बुरा था। जब वो नशा वशा करते थे तो बहुत ही मारते, मुझे इतनी अजियत देते थे कि आपको मैं बताऊँ क्या 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 क्या। सिगरेट वगैरह, हीरोइन क्या होती है वो, पन्नी शन्नी में जो आती है वो पीते थे वो। उनका यही है, जो भी आए उसको मारे बगैर, उसको जलाए बगैर, उन लोग की ये रूटीन बन गई। जलना जलाना उनके लिए खेल है। इंसाफ देना तो चाहिए इनको, शायद हमने किया नहीं है। जब हमने किया ही नहीं तो हमें इंसाफ जल्दी, इतने अर्सा हो गया हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी अम्मी रोज़ हालांकि गिर भी चुकी है, इतनी दफ़ा कोर्ट में जाती हैं, गिर जाती हैं, फिर भी जाती हैं। 27 जून का बुध का दिन था और 2007 सन। और वो क्या कहते हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस किया है। और क्या कहते हैं कि मैं तो यहाँ घर में नहीं थी जिस दिन वो जला है। यहाँ आकर मैं घर में नहीं थी, मैं अपनी बेटी के घर गई हुई थी। मुझे वहाँ जब मेरी बच्चियों ने फ़ोन करा तो मैं वहाँ से आई हूँ। आके तो यहाँ से वो जा चुका था और वहाँ उसके भाई वगैरह आए, ले गए थोड़ी देर में। उसके आगे पीछे वो आए, आगे से उसके भाई आए। फिर वो उन्होंने मेरे ऊपर, जिस दिन उसका तीजा था उस दिन मेरी FIR वगैरह कटवा के वहाँ सिटी भेज दी। नसीम के घर वाले वगैरह, उनके वालिद वगैरह सबसे
वो पैसे मांग रहे थे, कह रहे 3,61,000 रुपये दे दो और 6 तोला सोना, चांदी के सेट, जो भी कुछ चढ़ाया है, जो भी सामान है वो सब दे दो हमें। फिर हमें, मगर वो भी हम सादे कागज़ पे लिख के देंगे, स्टाम्प पेपर पे नहीं देंगे। उनको ब्लैकमेल करें, इनसे पैसे लें। और जो नसीम जो रह रहा था, उनके वालिदैन ने उनको मार पीट के निकाल दिया था। फिर मेरे घर में वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ ये कह रहे थे कि है ना, हमें है ना ये घर हमारे नाम करो। जानबूझ के किया इन लोगों ने मेरे साथ, इसलिए कि ना लाजमी मेरा ही नाम है और किसी का नाम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहता है कि ना इतनी उम्र की औरत एक 30 साल के लड़के को जलाएगी। बस कोर्ट जाते थे, अब तो कोर्ट भी नहीं जाते हैं। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया उनको आए। मैं बेकसूर हूँ, मुझे इंसाफ मिले। देखिए ब्रेक के बाद। अगर कोई मेरी गलती हो तो मुझे ही नहीं, मेरी बीवी को ही नहीं, मेरे पूरे घर वालों को फांसी दे दी जाए। वो चीख पुकार कर रहा था कि दरवाज़ा खोल दो वरना मैं आग लगा लूँगा। अपनी तिली उठा के फिर आग लगाई अपने आप को। पूरी गली मोहल्ले ने इस बात की शहादत ली कि वाकई इस घर के सामने ये जला है। इससे ना करदा गुनाह में वो आज तक इसको वो फेस कर रही है। जब पेशी होती है तो मैं उसको लेके जाता हूँ और धक्के खाता हूँ। मेरी उम्र देखें, मेरी बीवी की उम्र 55 साल है समझे, और वो कई दफ़ा रास्ते में गिर चुकी हैं और कोई मुझे इंसाफ नहीं मिलता। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा वाक़या। मोहल्ले वालों ने बताया कि उसने खुद अपने आप को आग लगाकर जला लिया। फिर उसके बाद वो मेरे को 1-2 दफ़ा मिला और कहने लगा कि वो मकान मेरे नाम कर दो समझे, वरना नहीं तो मैं आपसे बहुत बुरी तरीके से पेश आऊँगा। मैं मकान तो नहीं कर सकता आपके नाम, इसलिए कि मैं खुद 10 बच्चों का बाप हूँ और अकेला कमाने वाला हूँ समझ में। मैं किस तरीके से पूरा करता हूँ ये अल्लाह ही जानता है समझे। इस चक्कर के अंदर मेरी जॉब भी चली गई और मैं घरेलू परेशानी में मुब्तला हो गया। अगर कोई मेरी गलती हो तो मुझे ही नहीं, मेरी बीवी को ही नहीं, मेरे पूरे घर वालों को फांसी दे दी जाए। शख्स इसी दरवाजे पे जहाँ इस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहाँ वो आया और आने के बाद वो दरवाज़ा बजाने लगा कि दरवाज़ा खोलो, तो ऊपर से किसी ने देख के दरवाज़ा नहीं खोला। वो घर में कोई बड़ा इनके था भी नहीं। हमने बोला ये रोज़मर्रा की कोई ना कोई आ रहा होगा। खैर मैं गाड़ी साफ़ ही करता रहा। थोड़ी देर तक तो वो चीखता रहा, पता नहीं वो नशे में था या होश में था या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो चीख पुकार कर रहा था कि दरवाज़ा खोल दो वरना मैं आग लगा लूँगा, दरवाज़ा खोल दो मैं आग लगा। उसके बाद कोई बोतल थी छोटी सी, उसमें तेल था, तो वो थोड़ी देर के बाद ही वो चीखते उसने पेट्रोल अपने ऊपर छिड़का और माची की तीली से आग लगाई। तो वो तकरीबन 80% जल गया था, काफ़ी जल चुका था। जिस टाइम ये इसने आग जलाई ना, छत पे थी तो देखा उसके हाथ में बोतल थी तो ऊपर डाल रहा था तो आग लगा ली बस। और इनके घर का कोई भी नहीं था। मैंने बोतल नहीं देखी, आग लगा चुका था। बच्चों ने शोर किया तो आग देखा तो वो जल रहा था। ठेला लगा रहा था, 1:15 बजे का टाइम था, तो उधर से वो बोतल लेकर आया तो उस जगह पे मकान छोड़ के दूसरी जगह पे उसने बोतल डाली अपने ऊपर और माचिस की तिलियाँ भी नीचे गिर गई, तो उसने तिलियाँ उठा के फिर आग लगाई अपने आप। जब वो वहाँ पर आए, उनके बड़े भाई भी थे उनके साथ, तो उन्होंने बोला भाई मैं खुद ही जलाऊँ। उनका भाई बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, जब कोई मसला हो ना तो आप ये बता देना कि इन्होंने जलाया। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर का किरदार बहुत अहम होता है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। यहाँ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद नाम है। 2007 में FIR नंबर 218/2007 जो कि थाना अजमान टाउन में मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें मोहम्मद नसीम सिद्दीकी वल्द मोहम्मद मुस्तकीम जो कि जलने की वजह से फौत हुआ था। इसके पीछे वाक़या ये था कि इसने शादी की हुई थी मुसम्मात साबरा की बेटी से, बाहम रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। उसके बाद इनकी शादी हो गई, तो शादी के बाद ससुराल ये चाहता था कि मैं अपने वालिदैन और भाइयों के साथ इकट्ठा रहूं। बीवी और ससुराल वालों के साथ तकाजा था कि नहीं अलग रहें। उसके बाद फिर इसने शिफ्ट भी कर दिया, मकान मंजूर कॉलोनी में जाकर रहना शुरू कर दिया। तो अपनी बीवी को कुछ रकम 1,80,000 रुपया पकड़ाई थी जो इसकी बीवी ने अपने वालिदैन के यहाँ रख दी। फिर इसने एक कमेटी डाली हुई थी अपने बहन के नाम की, वो तकरीबन थी
30,000 रुपया की कमेटी थी, जिस पर इसरार लगा कि वो कमेटी जो मेरी बहन की है कम से कम वो दो। उस पर झगड़े शुरू हुए। बीवी इसकी सीमी थी, उसके साथ भी तनाज़ाना बना। इसके ससुराल वालों ने वहाँ मंजूर कॉलोनी में जाकर भी इसके साथ मारपीट की। हालात वाक़यात इसके जो मरने वाले के भाई वगैरह थे वो भी बीच में पड़े, लेकिन ये थोड़ा ताकतवर थे, उनको दबाते भी थे और उनको मारपीट करके। तो बीवी जो इसकी थी नसीम सिद्दीकी की, वो अपने घर आ गई वालदैन के यहाँ। तो वालदैन के यहाँ जब घर आ गई, वो यहाँ पर रहना शुरू हो गई। तो ये मुअर्रख़ 27/6/2007 को फिर इसका शौहर जो था नसीम सिद्दीकी, अपनी बीवी को लेने की गर्ज से आया। तो इसकी जो सास थी उसने ऊपर रहती थी, जैसे नीचे ये गया है ऊपर से कोई तेज़ाब वगैरह फेंका या पेट्रोल था माया गैस की शक्ल में, उसमें आग लगाई। तो वहीं पर जब दौरान तफ्तीश मौके पर गए, पूरी गली मोहल्ले ने इस बात की शहादत ली कि वाकई इस घर के सामने ये जला है। फिर जब मजरूब हुआ, इसको जना हॉस्पिटल पहुंचा गया। कपड़े वगैरह तमाम इसके जल चुके थे। सिविल हॉस्पिटल में जाकर इसका ज़ेरे इलाज रहा। तो वहाँ पर ये दौरान इलाज ही जल ज़्यादा गया था। इलाज जाने से दौरान इलाज जब वहाँ से इतला आई कि एक ज़ख्मी आया है, तो पुलिस मौके पर पहुँची। हॉस्पिटल में जाकर इसी मजरूब का ही बयान लिया। दौरान तफ्तीश मैंने जाए वक़ूआ का मौका किया। झगड़े की वजह से इसकी बीवी सीमी जो थी वो झगड़ा करके अपने वालदैन के घर आ गई। ये फिर अपनी बीवी को मनाने के लिए ले जाने के लिए वापस आया, चूँकि तनाज़ा इनका पैसे के मामलात में और भाइयों के रिश्तेदारों में और ससुराल में आपस में चल रहा था। तो जब बजाय भेजने के, तो इसकी सास थी साबरा, उसने इस पर तेज़ाब फेंका, ऊपर से पेट्रोल फेंका, उससे आग लगा दी जिससे जल गया। फिर हॉस्पिटल जाकर इसका बयान लिया, जिसने अपना बयान ज़ेरे दफ़ा 154 कलमबंद कराया कि मेरी जो मौत वाक़या हुई है, मुझे जो जलाया है, मेरी सास ने ऊपर से पेट्रोल फेंक के आग लगाई है, जिसकी वजह से मुझे जलाया। ये बयान निज़ा समझ लो, मरने से पहले का बयान है। जो वाक़याती शहादतें मिली, जो मौके की शहादतें मिली, उन तमाम को कलमबंद करने के बाद तफ्तीश मुकम्मल करके मैंने मुलज़मा के ख़िलाफ़ चलान अदालत में पेश कर दिया। ड्यूरिंग तफ्तीश मैंने गिरफ़्तारी की कोशिश की, चूँकि मुलज़मान को ख़बर हो गई थी कि मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ कायम हो गया। तो उन्होंने, चूँकि औरत मुलज़मा इसमें औरत थी, तो उसने बेल बिफोर अरेस्ट करा ली। उसमें अंगूठे का निशान जो भी है, चूँकि उसमें मेडिकल अफसर जो है वो विटनेस है उसके बयान का। मेडिकल अफसर की मौजूदगी में उसका बयान हुआ, वो भी विटनेस है। अब हतमी लास्ट स्टेज पर है, सिर्फ मेरा बयान बाकी है, वो होना है। तो अदालत ने फैसला करना है, उसमें जो भी सज़ा जज़ा उसके लिए तजवीज़ करे। डिले होने की वजह यह है कि अदालतों पर लोड बहुत है, मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अदालतों का भी मामला नहीं है, कुछ गवाहों के मामलात हो जाते हैं। किसी आज कल डेट है तो किसी गवाह को पाबंद कर दिया है, तो वो पता चले जी वो यहाँ पर नहीं है, मैं अगली डेट पर आऊँगा। इसी तरह डॉक्टरों साहबान की मसरूफियात हैं, इसी तरह पुलिस की मसरूफियात हैं, इस वजह से डिले हो जाता है। बनाम सरकार की टीम ने कोशिश की कि तगासा के वकील गौहर इकबाल से बात की जाए, मगर तमाम तर कोशिश के बावजूद उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हुआ। मुद्दई के मुताबिक गौहर इकबाल की केस में अदम दिलचस्पी के बाइस वो इंसाफ की उम्मीद भी हो चुके हैं। यह केस अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सास और बहू के झगड़े की वजह से कई लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, मगर दामाद का सास के हाथों यह हाल होना शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और नाकाबिले यकीन महसूस होता हो। मुल्ज़िमान की जानिब से वकील सफाई का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। बेसिकली ये एफआईआर जो कटी है, ये उसके डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको कि प्रोसिक्यूशन क्लेम कर रही है डाइंग डिक्लेरेशन, उसकी बेस के ऊपर कटी है। अब हुआ ये कि ये मतवफ़ी जो है, इसकी रिपोर्ट के ऊपर ये एफआईआर कटी है, वो 29/6/2007 को उसका इंतकाल हो गया अस्पताल में। अच्छा, अस्पताल में इंतकाल होने के बाद इनिशियली ये एफआईआर कटी थी 324 कसास और दियत आर्डिनेंस में। उसके बाद उसका इंतकाल जब हुआ तो फिर ये कन्वर्ट होगी 302।
तो इसमें जो एलिगेशन लगाया हुआ है वो मसम्मत साबरा जो सास थी मरने वाले की, उसके खिलाफ एलिगेशन है कि उन्होंने इसको कोई चीज़ डाल के आग लगा के जला दिया था। जबकि ऐसा वाक़या जो है, ये जो तमाम केस के फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं, जो पूरी हमारी स्क्रूटनी की है उस पर ये बताते हैं कि ऐसा वकूआ नहीं हुआ, बल्कि ये खुदकशी का केस था कि तमाम गवाहों की इन जो बयानात होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर इरशाद साहब हैं, जो इस वक्त मेरे ख्याल में कि वो अवामी कॉलोनी थाने में तैनात हैं, वो मुसलसल कोर्ट में हाज़िरी से अवॉइड करते रहे और नहीं है, जिसकी वजह से ये केस जो है ताख़ीर का सबब बनी इसमें। और जो है वो अभी तक जो है मुलज़मा जो है मसम्मत साबरा, हालांकि बड़ी उम्र की औरत है, वो इस ना करदा गुनाह में वो आज तक इसको वो फेस कर रही है। तो अब पोजीशन जो है वो ये है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ना आने से जो केस जो है इल्तवा का शिकार है, और इसमें जज साहब जो है वो भी चूँकि उनके पास रश है तो परहैप्स के वो इसमें इस वजह से न दिलचस्पी ले रहे हों कि वो और पुराने केसेस भी वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन चूँकि ये 2007 का मैटर है और इसको पहले अभी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पूरी गवाही इसमें कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन अफसर के ना आने से। मुद्दई के वकील साहब जो हैं वो भी पहले शुरू में उन्होंने वकील साहब एंगेज किए थे, उसके बाद उन्होंने इस केस में दिलचस्पी छोड़ दी और वो भी नहीं आते हैं। रीज़न क्या है ये उनका मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्यों नहीं आते हैं, लेकिन नहीं आ रहे। उनकी दिलचस्पी जो है अदम दिलचस्पी की वजह से भी, चूँकि ये केस इल्तवा का शिकार हुआ। 1.5 साल तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है जो मुद्दई जो है इस केस को परसू नहीं कर रहे, जानबूझ के जो एक गलत चीज़ को, एक दूसरे वाक़या को, खुदकशी के वाक़े को कत्ल का रंग दे के इस गरीब लोगों को फंसा दिया गया इस केस। मेडिकल सर्टिफिकेट और इसमें जो उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं कि मुतवफ़िया उसका मरने वाले का बयान है, उसमें वो डॉक्टर साहब ने वो अपने बयान उस पर दस्तखत जो हुए हैं वो भी उसने काट दिए हैं, डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पे थे, और उन्होंने जो लिखा हुआ था बिफोर मी वो भी काट दिया है। डॉक्टर के सामने बयान नहीं हुआ। ये सब उस वक्त सब इंस्पेक्टर रशीद साहब थे जिन्होंने ये सारी ये मिली भगत से, ये मैनिपुलेशन करके, इससे मिल के सब मुद्दई से ये सारा ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मैनेज किया और उसकी बेस के ऊपर ये FIR काटी। देखिए ब्रेक के बाद। एविडेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सिक्योर कर सकते हैं, ताकि ये डिले का जो पर्पस है कि डेज के अंदर चेंज हो क्रिमिनल ट्रायल, उसका डिस्पोजल डेज के अंदर हो जाए, क्योंकि इसका डेज के अंदर दुनिया भर में हो रहा है। कई साल गुजर जाने के बावजूद इस केस का फैसला नहीं हो पाया। आखिर वो क्या वजूहात हैं? ऐसी कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से इस केस का और इस तरह के कई हजारों केसेस का फैसला नहीं हो पाता? आइए मुलाकात करते हैं कानूनी माहिर से। हम बात करेंगे वकार शाह साहब से, जो माहिर कानून दान हैं और क्रिमिनल लॉ पे काफ़ी गहरी सोच और नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वकार शाह साहब, ये केस आपने भी स्टडी किया और जो हम लोग अपने प्रोग्राम में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें एक काफ़ी अनयूजुअल सा एक सिचुएशन सामने है कि सास ने दामाद को जलाकर मार दिया। मतलब ये बात कुछ बैठती नहीं, मतलब समझ नहीं आती ये बात। इस तरह कैसे हो सकता है? एक मर्द को एक बूढ़ी औरत किस तरह जला सकती है? ये एक इनिशियली फैमिली डिस्प्यूट था जो एक मियाँ बीवी के दरमियान था, सीमी और उनके शौहर के दरमियान था। तो नसीम साहब जो उनके शौहर थे, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स ली कि सीमी उन्हें ज्वाइन कर लें, और सीमी का कहना ये है कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स ली कि वो नसीम के साथ अकोमोडेट करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो फिर सवाल फिर भी वही पैदा होता है जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में सवाल करते हैं कि इस केस का और इस तरह के जो कई हज़ारों केसेस हैं, आखिर फैसला क्यों नहीं? डिले देखें, अब एक यूनिवर्सल तो मैं नहीं, खैर, लेकिन पाकिस्तान का एक मसला ज़रूर है, डिले इन क्रिमिनल डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। दैट्स वाई कई रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के सामने रखी गई, अदालतों के सामने रखी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है जी, कि ऐसे केसेस जिसको एक्सपीडाइट जिसका डिस्पोजल है, ऐसे केसेस जिसमें एविडेंस के खतरा है कि वो स्पॉइल हो जाए, जी हाँ, उसमें आप एविडेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सिक्योर कर सकते हैं, ताकि ये डिले का जो पर्पस है कि डेज के अंदर चेंज हो क्रिमिनल ट्रायल, उसका डिस्पोजल डेज के अंदर हो जाए, क्योंकि इसका डेज के अंदर दुनिया भर में हो रहा है।
अभी आप रिसेंटली के ऐसे केसेस देखें जो टेररिज्म के थे और जो ट्रायल हुए और वो डेज के अंदर, हफ्तों के अंदर उनका फैसला हो गया। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना डिले होगा ट्रायल उतना ही वो एक्यूटल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और सजा से वो निकल जाएगा, सजा की हदूद से निकल जाएगा और बरी की हदूद के अंदर वो दाखिल हो जाएगा जितना आप डिले करेंगे। और यही टैक्टिक्स फिर जो अक्यूज्ड हैं वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना ज्यादा वो बात को और बढ़ाते जाएंगे, डिले करते जाएंगे तो उनके बचने के चांसेस, एक्विटल के चांसेस और स्ट्रांग होते हैं। जहां पे आपका मेरा ख्याल कहना ये है कि जहां पे मैरिट्स पे गुड केस हो तो टेक्निकल ग्राउंड ऑफ डिले के ऊपर वो एक गुड केस हो जाता है एक्यूटल का, सही, जहां पे वो गुड केस कन्विक्शन का हो रहा होता है। जी हाँ। तो मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले वो टेक्निकल ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि वो डिले हो गया है, माकूल विटनेसेस नहीं आ सके, सही, दो इट वाज अ गुड केस ऑन मैरिट्स, लेकिन बाद में कोर्ट कहती बहुत अच्छा केस था, लेकिन चूंकि बादियों नजर में इसमें कोई गवाह नहीं आए तो इसको बरी किया जाता है। लेकिन सर इस तरह तो फिर हर मुजरिम और हर मुलजिम जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया हो कि उसने कोई ना कोई जुर्म किया है, तो वो लोग तो फिर इस तरह इसको एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा से बचते रहेंगे। देखिए इस वक्त अगर आप बरीयत का रेशो जो है वो निकालें जी, तो ऑन द पॉइंट्स ऑफ डिले जो है वो मेजॉरिटी एक्यूटल हुई है। सही, एक्यूटल मैरिट्स पे बहुत कम हुई है। जहां मैरिट सक्सीड कर गई है प्रोसिक्यूशन, वहां पे कन्विक्शन हुई है। ऐसे केसेस में जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं आप देखेंगे कि उसमें रेशियो ऑफ एक्यूटल बहुत ज्यादा है। सही, रीजन उसके ये हैं कि एक्यूज की ख्वाहिश ये होती है कि ट्रायल को डिले कर दिया जाए। जी हाँ। वो कंफर्टेबल होता है जेल में और वो अपने आराम से ट्रायल को चलाना चाहता है। मुद्दई मुकदमा घबरा जाता है, डर जाता है, हिम्मत हार जाता है, वसाइल नहीं होते उसके, सही, एक्सपेंसिव जस्टिस सिस्टम है, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता वो। एक तो उसके घर में लाश पड़ी हुई है, फिर उसको खर्चा भी करने के लिए कहा जाए। सही, तो इन लवाजमात के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी एफर्ट्स को छोड़ दे और अल्टीमेट इसका जो गेन लेता है, जो बेनिफिशियरी होता है, वो अल्टीमेट इसका बेनिफिशियरी एक्यूज होता है। वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने। जिस तरह के वकार शाह साहब ने फरमाया, टाइमली और स्पीडी जस्टिस भी ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ अमीरों का ही हक है। क्या गरीब होना भी एक जुर्म है? एक शख्स जिसे घर पे पहले से लाश पड़ी हो, वो ऑलरेडी ज्यादती का शिकार हो, वो कहां से इतने वसाइल लेकर आए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और वकीलों की फीस दे? हम सरकार के नाम ये दरख्वास्त करते हैं कि गरीबों के लिए भी जस्टिस स्पीडी और टाइमली करें। मुल्जिमा साबरा कसूरवार है या बेकसूर, इसका फैसला अदालत ने करना है। वो अदालत जिससे पूरी अवाम इंसाफ की उम्मीद रखती है। नसीम तो मनो मिट्टी तले दब चुका, मगर उसके गम गुसार लवाहिकीन आज तक अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। कौन देगा इन्हें इंसाफ? कौन देगा उन लोगों को इंसाफ जिनके केसेस कई कई सालों से अदालत में चल रहे हैं? आखिर ये अदलिया नहीं तो फिर कौन? कहीं ऐसा ना हो कि अवाम अपनी अदालत खुद बना लें। खुदा ना करे कि ऐसा मकाम आए। बनाम सरकार में अदलिया से हमारी दरख्वास्त है कि नसीम के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएं, इससे पहले कि वो मायूसी का शिकार हो जाए। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा bs@duniatv.tv पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।